हाय एवरीवन, वेलकम टू नवनीत आईएएस एकेडमी। हम यहाँ पे जो है क्लास 8 की जो एनसीईआरटी है हिस्ट्री की उसे कवर कर रहे हैं एंड उसका जो है फर्स्ट चैप्टर हम ऑलरेडी कंप्लीट कर चुके हैं। टोटल जो है आई थिंक इसमें जो है 12 चैप्टर्स हैं एंड टुडे वी आर गोइंग टू स्टार्ट द चैप्टर नंबर 2 जिसमें जो है हम बात करेंगे अबाउट फ्रॉम ट्रेड टू द टेरिटरी। तो किस तरह से जो यूरोपियंस है वो हमारे भारत में जो है व्यापार करने के लिए आते हैं एंड आफ्टर जो है वो यहाँ पे अपना रूल जो है वो इस्टेब्लिश कर लेते हैं। तो वो उस चैप्टर को हम यहाँ पे कवर करेंगे एंड इस बुक का नेम है आवर पास्ट पार्ट 3। जो क्लास 8 की जो एनसीईआरटी है इस बुक का नेम है आवर पास्ट पार्ट 3 एंड इसका जो है सेकंड चैप्टर जो है वो आज हम यहाँ पे स्टार्ट करने वाले हैं एंड ये चैप्टर जो है ये भी लेंथी है एंड दैट इज वाई जो है आई हैव divided this chapter into 3 to 4 part. Okay, and today we are going to start the part 1 of second chapter. एंड दिस इज़ द टेलीग्राम चैनल लिंक एंड इस पे आपको जो है डेली लेक्चर्स की जो पीडीएफ है वो फ्री ऑफ कॉस्ट मिलेगी एंड द हिंदू एंड इंडियन एक्सप्रेस के डेली न्यूज़ आर्टिकल्स टू रीड जो है उसकी भी इंफॉर्मेशन जो है वो आपको इसके ऊपर मिलेगी एंड लिंक जो है इसका वो नीचे डिस्क्रिप्शन में दे चुकी हूँ, डायरेक्टली वहाँ पे जाके आप इसे फॉलो कर सकते हो, राइट? So let's start the chapter number 2, that is the from trade to territory the company establishes their power। तो किस तरह से जो कंपनी है, कौन सी कंपनी? ईस्ट इंडिया कंपनी जो है, ब्रिटिश इंडिया कंपनी जो है वो किस तरह से यहाँ पे जो है अपनी पावर को इस्टेब्लिश करती है। तो इससे पहले जो क्लास 7 की जो एनसीईआरटी है उसका लास्ट चैप्टर जो है उसमें हमने यहाँ पे देखा था कि जो मुगल पावर है वो जब डिक्लाइन हो जाती है, राइट, हम ये बोल सकते हैं कि मुगल्स जो थे, मुगल रूलर जो थे उसमें से जो है सबसे लास्ट पावरफुल मुगल रूलर जो थे वो औरंगजेब ही थे। उनके बाद में जितने भी मुगल रूलर्स आते हैं वो जस्ट जो है पपेट रूलर्स बन के रह जाते हैं, वो इतने पावरफुल रूलर्स नहीं थे एंड इवन जो बड़े जमींदार होते हैं या फिर जो मुगल गवर्नर्स हैं, राइट, वो जो कि एक समय में जो है एक तरह से इन मुगल रूलर्स के अंडर हुआ करते थे, अब जो है उनकी पावर वो अब तक यहाँ पे राइज हो जाती है। औरंगजेब के बाद के रूलर्स के समय की अगर हम बात करें तो उस समय में मुगल गवर्नर्स एंड जो बिग जमींदार हैं उनकी पावर जो है काफी बढ़ जाती है एंड अपनी जो अथॉरिटी है वो इस्टेब्लिश कर लेते हैं धीरे धीरे जो है एंड देन उसके बाद में अपने जो रीजनल किंगडम्स है वो यहाँ पे इस्टेब्लिश कर रहे थे एंड औरंगजेब के बाद में जो है कोई अच्छा रूलर यहाँ पे नहीं आता है मुगल्स का, राइट। एंड इवन हमने ये भी देखा था कि औरंगजेब ने जो है पूरे इंडिया की टेरिटरी को जो है अपने कंट्रोल में जो है किया हुआ था एंड जिसे आज हम यहाँ पे पूरा इंडिया बोलते हैं, पूरा ही जो है पार्ट इंडिया का वो उनके कंट्रोल में हुआ करता था। तो उनकी डेथ जो है वो 1707 में हुई थी। तो उसके बाद में जो कई मुगल गवर्नर्स हैं जिन्हें सूबादार भी बोला जाता है, बिग जमींदार हो गए, तो वो अपनी अथॉरिटी को असर्ट कर लेते हैं, अपने रीजनल किंगडम्स जो है वो इस्टेब्लिश कर लेते हैं। तो अब जो है कई सारे पावरफुल रीजनल किंगडम्स जो हैं वो इमर्ज हो रहे थे इन द वेरियस पार्ट्स ऑफ इंडिया एंड अब जो है जैसे कि मुगल रूलर्स के अंडर जो है दिल्ली जो है वो एक मेन सेंटर हुआ करता था एक तरह से व्यापार का, बट अब जो है दिल्ली जो है इट कुड नो लॉन्गर फंक्शन एज एन इफेक्टिव सेंटर। अब जो दिल्ली है वो एक मेन सेंटर नहीं यहाँ पे नहीं रहता है। बाय द सेकेंड हाफ ऑफ 18th सेंचुरी तो यहाँ पे एक नई पावर जो है वो इमर्ज हो रही थी ऑन द पॉलिटिकल हॉरिजॉन। वो कौन सी थी? द ब्रिटिश। तो ब्रिटिशर जो है वो हमारे भारत में पहुंच चुके थे बाय द सेकेंड ऑफ 18th सेंचुरी। अब क्या होता है, ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वो ईस्ट की तरफ में जो है इधर हमारे एशिया की तरफ जो है वो आती है व्यापार करने के लिए। तो उससे जो है वो अकेली कंपनी नहीं थी यहाँ पे, वो अकेली कंपनी नहीं थी जो यहाँ पे ट्रेड करने के लिए आती थी भारत में। तो उन्हें जो है यहाँ पे और भी कई सारी यूरोपियन कंपनीज मिलती थी और भी कई सारे यूरोपियन ट्रेडर्स मिलते थे, तो उनके साथ जो है उन्हें एक तरह से काफी ज्यादा कॉम्पिटिशन उन्हें यहाँ पे देखने को मिलता था। तो 1600 में द ईस्ट इंडिया कंपनी जो है उन्हें एक चार्टर मिल जाता है फ्रॉम द रूलर ऑफ इंग्लैंड जो कि क्वीन एलिजाबेथ वन जो उस समय में क्वीन थी। यहाँ पे क्वीन जो स्पेलिंग है वो क्यों आएगा यहाँ पे, एंड वो क्या करती हैं, वो इन्हें एक तरह से सोल राइट दे देती हैं टू ट्रेड विद द ईस्ट की जो है इंग्लैंड की कोई और कंपनी को ये राइट यहाँ पे नहीं मिलता है, कोई और ट्रेडिंग कंपनी को ये राइट नहीं मिलता है जो ईस्ट इंडिया कंपनी को यहाँ पे मिल जाता है कि ईस्ट में वो व्यापार कर सकते हैं। तो इस चार्टर का एक्चुअल में मतलब क्या था?
इसका मतलब ये था डैट कि कोई और जो ट्रेडिंग ग्रुप है इंग्लैंड में कुड कम्पीट विद द ईस्ट इंडिया कंपनी, वो यहाँ पे कम्पीट नहीं कर सकते हैं ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ। एंड विद दिस चार्टर ऑफ द कंपनी कुड वेंचर अक्रॉस द ओशंस, तो इस चार्टर के अकॉर्डिंग जो जितने भी ओशंस है वहाँ पे घूम सकती है, नई लैंड्स को वो सर्च कर सकती है एंड वहाँ से सस्ते रेट पे जो है वो चीज़ों को खरीद सकती है एंड उसे जो है सस्ते रेट से वहाँ पे खरीद के यहाँ पे हायर प्राइसेस पे जो है यूरोप में आके बेच सकती है। ओके, एंड कंपनी डिड नॉट हैव टू फेयर कंपटीशन फ्रॉम द अदर इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनीज, तो किसी दूसरी ट्रेडिंग कंपनी के साथ जो है उन्हें कंपटीशन यहाँ पे बिल्कुल भी देखने को नहीं मिलेगा। एंड जो दूसरी मर्सेंटाइल ट्रेडिंग कंपनीज होती है ना, इन दोज डेज मेड प्रॉफिट प्राइमरली बाय एक्सक्लूडिंग द कंपटीशन सो दैट दे कुड बाय चीप एंड सेल डियर। तो जो जितनी भी ट्रेडिंग कंपनीज होती है ना उस समय की, वो यहाँ पे प्रॉफिट इसी तरीके से जो है एक तरह से करती थी कि वो जितना भी कंपटीशन है उसे वो एक्सक्लूड कर देती थी एंड सो डैट कि वो सस्ते रेट के ऊपर चीज़ों को खरीद सके एंड जो है उसे महंगे रेट पे बेच सके। सो द रॉयल चार्टर, हाउएवर जो है ये रॉयल चार्टर के अंडर इन्हें जो है ईस्ट में या फिर इंडिया के साथ जो है व्यापार करने का जो सोल राइट तो मिल जाता है, बट जो दूसरी यूरोपियन पावर्स थी इस राइट के अंडर क्या होता है कि कोई भी इंग्लिश ट्रेडिंग कंपनी जो है ईस्ट इंडिया कंपनी के साथ compete नहीं कर सकती है। बट ये जो ब्रिटिशर्स हैं वो ओनली यूरोपियन नहीं थे जो हमारे भारत में व्यापार करने के लिए आए थे, इसके अलावा कुछ और भी यूरोपियन पावर्स थी जो कि ईस्टर्न मार्केट्स में एंटर हो चुकी थी। ओके, तो उनके साथ तो ब्रिटिशर्स को अब जो है compete करना ही पड़ता है। सो बाय द टाइम जो फर्स्ट इंग्लिश शिप्स जो थी वो यहाँ पे हमारे भारत में कहाँ से होके गुजरी थी, जो अफ्रीका का वेस्ट कोस्ट है राइट, राउंड द केप ऑफ गुड होप, वहां से होके जो है इंडियन ओशियन को क्रॉस करती हुई वो इंडिया का जो वेस्टर्न पार्ट है वहां पे पहुंची थी। ये आप देख सकते हो, ये अफ्रीका है, यहाँ से ये आए हैं एंड यहाँ से आते हुए जो है ये इंडियन ओशन हो गया आपका, तो यहाँ पे जो है ये पहुंचे थे राइट, जो इंडिया का वेस्टर्न पार्ट है वहां तक ये पहुंचे थे। सो ये इनका राउट रहता है। तो इनसे पहले यहाँ पे जो पोर्टुगीज थे वो अपनी जो पावर थी वेस्टर्न कोस्ट जो है हमारे भारत का, वहां तक जो है वो ऑलरेडी यहाँ पे आके बैठ चुके थे। ये जो वेस्टर्न कोस्ट है ना इंडिया का, यहाँ पे ऑलरेडी पोर्टुगीज जो है वो पहुंच चुके थे ब्रिटिशर्स के आने से पहले ही राइट। एंड गोवा में जो है उन्होंने अपना बेस जो है वो बना लिया था। इनफैक्ट वास्को डिगामा जो है वो पहले पोर्टुगीज एक्सप्लोरर थे जिन्होंने जो है इंडिया तक पहुंचने के लिए जो है सी राउट को डिस्कवर किया था। कब किया था? 1498 में किया था। एंड बाय द अर्ली 17th सेंचुरी इवन जो डच हैं वो भी जो है इंडियन ओशियन में जो है व्यापार की जो पॉसिबिलिटीज हैं उन्हें ऑलरेडी वो एक्सप्लोर कर ही रहे थे। तो जल्दी ही आप जो फ्रेंच ट्रेडर्स हैं वो भी जो है इस सीन में जो है वो आ जाते हैं। तो यहाँ पे एक यूरोपियन पावर नहीं थी, चार यूरोपियन पावर्स थी, डच थे, पोर्टुगीज थे एंड फ्रेंच थे एंड ब्रिटिशर्स थे। ओके, सो द प्रॉब्लम वाज दैट ऑल द कंपनी जो थी वो सेम चीजों को यहाँ पे खरीदना चाहती थी। ब्रिटिशर्स जो चीजें यहाँ पे खरीदना चाहते थे वही चीजें जो है वो दूसरी कंपनीज भी खरीदना चाहती थी। कॉटन एंड सिल्क जो है वो यहाँ पे बहुत फाइन टाइप का था हमारे भारत में, तो यूरोप में जो है उसकी बड़ी मार्केट थी। दूसरी तरफ जो इंडियन स्पाइसेस हैं जैसे कि पेपर हो गया, क्लोव्स, कार्डेमम एंड सिनेमन हो गए, तो इसकी भी जो है बहुत ज्यादा डिमांड थी। ओके, एंड जिसकी वजह से क्या हो जाता है कि यहाँ पे यूरोपियन कंपनीज में कंपटीशन स्टार्ट हो जाता है इन चीज़ों को खरीदने के लिए। ऑब्वियसली जब किसी चीज़ का जो है कंपटीशन यहाँ पे स्टार्ट हो जाता है किसी चीज़ को खरीदने के लिए, तो उस चीज़ के जो प्राइजेस है ना वो बहुत ज़्यादा अप चले जाते हैं। ओके, एंड जिसकी वजह से जो प्रॉफिट्स होते हैं ना वो यहाँ पे डाउन हो जाते हैं। So the only way the trading company could flourish was by eliminating the rival competitor। आप जो है ये जो ट्रेडिंग कंपनीज हैं उनके पास बस एक ही तरीका था फायदा कमाने का, वो ये था कि इनके जो कॉम्पिटिटर्स हैं ना वो यहाँ से अपने रास्ते से वो निकाल दें, उन्हें एलिमिनेट कर दें। तो क्या था यहाँ पे कि अब अपनी मार्केट को ये सिक्योर करना चाहते थे कि ये जो मार्केट है वो हमारे लिए ही रहे एंड यहाँ पे कोई और यूरोपियन पावर आके जो है इन चीज़ों को खरीद ना सके। तो ऑब्वियसली जिसकी वजह से ये युद्ध होते, जो बैटल्स हैं वो यहाँ पे स्टार्ट हो जाते हैं इस कन्फ्लिक्ट की वजह से। सो पूरा 17th एंड 18th सेंचुरी जो है वो ये क्या करते थे कि एक दूसरे की जो शिप्स होती हैं ना वो उसे डुबो देते थे, जो राउट्स होते हैं उन्हें ब्लॉक कर देते थे एंड इवन जो है उनकी शिप्स को ये मूव नहीं करने देते थे।
एंड शिप्स में जो है इन्होंने कई सारे हथियार भी यहाँ पे रखे हुए थे, सो डैट कि जो है वो अपने शिप को जो है सिक्योर कर सके। एंड इनकी जो ट्रेडिंग पोस्ट थी ना यहाँ पे कोस्ट के पास, उनको जो है इन्होंने प्रोटेक्ट किया हुआ था थ्रू दी फोर्टिफिकेशंस। यहाँ पे किले भी बनाए हुए थे, फोर्ट्स यहाँ पे जो है वो इन्होंने बनाए हुए थे। एंड अब ये जो फोर्टिफाइड सेटलमेंट्स जो होती हैं, जब ये जो व्यापारी हैं वो अपने ट्रेडिंग पोस्ट को किसी दूसरी कंट्री में जाके जो है वहां पे वो किला बनाना जो है स्टार्ट कर देते हैं, तो ऑब्वियसली जो लोकल रूलर्स हैं इंडिया के, उन्हें तो प्रॉब्लम यहाँ पे होगी ही। ओके, जो पर्सन यहाँ पे जस्ट व्यापार करने के लिए आया है वो यहाँ पे आके किले बना रहे हैं अपनी ट्रेडिंग पोस्ट को बचाने के लिए, तो जो लोकल रूलर्स हैं उनके साथ भी इनके जो कन्फ्लिक्ट हैं फिर वो स्टार्ट हो जाते हैं। एंड इसकी वजह से हम ये बोल सकते हैं कि जो कंपनी है वो व्यापार को जो है पॉलिटिक्स से, राजनीति से जो है अलग नहीं कर पाती है, राइट। सो ये यहाँ पे जो है मर्सेंटाइल की डेफिनेशन सी जो है दे रखी है, हमने लास्ट तरह से स्लाइड में जो है मर्सेंटाइल वर्ड पढ़ा है। मर्सेंटाइल जो है एक बिजनेस एंटरप्राइज होती है जो कि चीजों को सस्ते रेट पे खरीद के उसे बाद में जो है हायर प्राइसेस पे बेच देती है। तो अब जो है ईस्ट इंडिया कंपनी जो है वे बंगाल में अपना व्यापार जो है वो स्टार्ट करती है। तो जो फर्स्ट इंग्लिश फैक्ट्री थी ना वो कहाँ पे सेटअप की गई थी, वो रिवर हुगली के पास जो है वो सेटअप की गई थी इन द 1651 में। तो ये दिस वाज द बेस फ्रॉम विच द कंपनी ट्रेडर नॉन एट दैट टाइम एज फैक्टर्स ऑपरेटेड। तो कंपनी के जो ट्रेडर्स थे ना, जिन्हें उस समय में फैक्टर्स बोला जाता था, जो व्यापारी थे उन्हें फैक्टर्स बोला जाता था, तो वो इसी फैक्ट्री से ही जो है वो, इसी बेस से ही जो है वो ऑपरेट किया करते थे। एंड इस फैक्ट्री का जो है एक वेयर हाउस भी हुआ करता था जिसमें जो चीजें एक्सपोर्ट करनी है ना वो स्टोर करके रखी जाती थी। एंड फैक्ट्री में जो है ऑफिसेस भी बनाए हुए थे जहाँ पे कंपनी के जो ऑफिशियल्स हैं वो बैठा करते थे। तो जब यहाँ पे ट्रेड एक्सपेंड हो जाता है तो कंपनी अब मर्चेंट्स एंड ट्रेडर्स को ये बोलती है कि आप फैक्ट्री के आसपास ही जो है सेटल डाउन हो जाएं, वहीं पे अपने घर बना लें। एंड बाय द 1696 अब ये जो है एक जो कंपनी है वो इस फैक्ट्री को जो है फोर्टिफिकेशन उसका करना स्टार्ट कर देती है, फोर्ट बनाना स्टार्ट कर देती है। एंड 1696 के 2 साल के बाद में हम ये बोल सकते हैं कि ये मुगल ऑफिशियल्स जितने भी थे उस एरिया में, उन्हें जो है एक तरह से ब्राइब देना स्टार्ट कर देते, घूस देना स्टार्ट कर देते हैं कि आप जो है एक तरह से 3 विलेजेस थे यहाँ पे रिवर हुगली के आसपास, तो वहां के जो जमींदारी राइट्स है ना, जो टैक्स कलेक्ट करने का राइट है वो कंपनी को दे दीजिए। एंड इसमें से जो है एक विलेज था कलिकता, राइट, कलिकता जो कि अब बिग सिटी है जिसे हम सिटी ऑफ कैलकाटा बोलते हैं, तो वहां का जमींदारी राइट जो है ये मांग रहे थे। एंड इवन मुगल एम्पर औरंगजेब जो हैं उन्हें भी जो है एक परस्यूट कर लेते हैं कि आप एक फरमान जो है वो ग्रांट कर दे कंपनी को कि आप जो है यहाँ पे ड्यूटी फ्री ट्रेड कर सकते हैं, कि आपके व्यापार के ऊपर कोई टैक्स नहीं लगाया जाएगा। फरमान क्या होता है, एक रॉयल ऑर्डर होता है, राइट। सो कंपनी जो है वो कंटिन्यूसली ये ट्राइड करती रहती है कि उन्हें ज़्यादा से ज़्यादा यहाँ पे कंसेशन मिले एंड जो पुराने प्रिविलेजेस इन्हें मिले हुए थे उन्हें वो मैनिपुलेट करने की भी कोशिश करते रहते हैं, राइट। एंड औरंगजेब को जो फरमान था ना उसमें बस यही दिया गया था दैट ग्रांटेड ओनली द कंपनी द राइट टू ट्रेड ड्यूटी फ्री, कि कंपनी जो है वो यहाँ पे ड्यूटी फ्री ट्रेड कर सकती है, जस्ट कंपनी। बट कंपनी के जो ऑफिशियल्स हैं जो अलग से यहाँ पे व्यापार कर रहे हैं, जो प्राइवेट ट्रेड कर रहे हैं, उन्हें यहाँ पे ड्यूटी देनी ही पड़ेगी। एंड जिसकी वजह से जो कंपनी, जो प्राइवेट ट्रेडर्स होते हैं ना कंपनी के, वो जो है एक तरह से इस टैक्स को पे करने से रिफ्यूज कर देते हैं, जिसकी वजह से बंगाल का जो रेवेन्यू है उसे काफी नुकसान पहुंचता है। तो ऑब्वियसली तो अब जो बंगाल के नवाब हैं मुर्शिद कुली खान, वो प्रोटेस्ट कैसे नहीं करेंगे जब उन्हें रेवेन्यू ही नहीं यहाँ पे मिल रहा है, राइट। सो इनके साथ जो है अब मुगल्स के जो यहाँ पे नवाब हैं जो यहाँ पे बंगाल के, उनके साथ इनके कॉन्फ्लिक्ट्स जो है वो यहाँ पे स्टार्ट करेंगे। तो किस तरह से जो व्यापार है इट लेड टू दी बैटल्स, इसकी वजह से यहाँ पे युद्ध होने भी स्टार्ट हो जाते हैं। तो ऑब्वियसली आपने देख ही लिया है पूरा अर्ली 18th सेंचुरी में यहाँ पे कंपनी एंड जो बंगाल के नवाब्स हैं उनके बीच में कॉन्फ्लिक्ट यहाँ पे चले ही रहते हैं, किस चीज को लेके, यहाँ के जो टैक्स ड्यूटीज को लेके, टैक्सेस को लेके। एंड जब औरंगजेब की डेथ हो जाती है तो बंगाल जो है, बंगाल के जो नवाब्स हैं वो अपनी पावर को एसेट कर लेते हैं एंड खुद जो है वो वहां के रूलर बन जाते हैं, अपनी जो रीजनल पावर है उसे वो इस्टेब्लिश कर लेते हैं।
सबसे पहले मुर्शिद कुली खान थे यहाँ के नवाब बंगाल के, उसके बाद में अलीवर्दी खान आते हैं, देन उसके बाद में सिराजुद्दौला आते हैं, वो ये सारे यहाँ पे बंगाल के नवाब थे वन बाय वन। एंड ये सभी जो है काफी स्ट्रॉन्ग रूलर थे। एंड ये जो है कंपनी को कंसेशन देने से जो है रिफ्यूज करते हैं एंड डिमांडेड द लार्ज ट्रिब्यूट्स फॉर द कंपनी राइट टू ट्रेड एंड डिनाइड इट एनी राइट टू मिंट कॉइन्स। एंड ये बोलते हैं कि कंपनी यहाँ पे कॉइन्स भी मिंट नहीं कर सकती है एंड इन्हें जो है फोर्ट्स भी ये बनाने नहीं देते थे जो बंगाल के नवाब हैं। एंड कंपनी को जो है ये एक्यूज करते थे डैट कि कंपनी जो है एक तरह से अब जो इनका टैक्स बनता है ना वो यहाँ पे नहीं दे पा रहे हैं एंड जो नवाब की अथॉरिटी है उसे भी ये अंडरमाइन करते हैं, उनके ऑर्डर्स को ये नहीं मानते हैं। ओके, इट वाज रिफ्यूजिंग टू पे टैक्सेस एंड डिसरिस्पेक्टफुल लेटर्स हमें ये लिखते हैं। एंड हमें जो बंगाल के नवाब है ना उन्हें जो है ये ह्यूमिलेट करने की कोशिश करते हैं, या फिर यहाँ के ऑफिशियल्स हैं उन्हें ये ह्यूमिलेट करने की कोशिश करते हैं। कौन ह्यूमिलेट करते हैं? जो कंपनी के लोग हैं। तो ऑन दी अदर हैंड कंपनी क्या बोलती है, वो ये डिक्लेयर करती है कि जो लोकल ऑफिशियल्स हैं उनकी डिमांड्स जो है वो अनजस्ट हैं एंड जिसकी वजह से कंपनी के जो ट्रेड है उसे काफ़ी नुकसान पहुंच रहा है। एंड जो ट्रेड है वो तभी फ्लरिश होगा जब उनके ऊपर जो ड्यूटीज़ है वो रिमूव कर दी जाएंगी। and it was also convinced that to expand trade it had to enlarge its settlement। तो व्यापार को एक्सपेंड करने के लिए अपनी जो सेटलमेंट्स है, जो फैक्ट्रीज हैं वो भी एक्सपेंड करनी होंगी, नए विलेजेस को खरीदना होगा, जो फोर्ट्स हैं उन्हें रीबिल्ड भी यहाँ पे करना होगा। तो ये जो कन्फ्लिक्ट्स है ना इसकी वजह से यहाँ पे जो है ये आमने सामने आ जाते हैं। एक तरफ कंपनी है, दूसरी तरफ यहाँ पे बंगाल के नवाब है, जिसकी वजह से हम यहाँ पे देख सकते हैं कि फेमस जो बैटल ऑफ प्लासी है वो यहाँ पे होती है। राइट, तो ये रीजन थे यहाँ पे बैटल ऑफ प्लासी के। तो यूपीएससी कैन आस्क दिस टाइप ऑफ क्वेश्चंस, क्या रीजन थे यहाँ पे बैटल ऑफ प्लासी के, जिसकी वजह से यहाँ पे बैटल ऑफ प्लासी यहाँ पे हुई थी, वो रीजन कौन से हैं? तो वो यहाँ पे ये चीजें थी। राइट, एंड अपनी नेक्स्ट वीडियो में अब हम यहाँ पे बात करेंगे अबाउट द फेमस बैटल ऑफ प्लासी, इसके बारे में हम यहाँ पे बात करेंगे। एंड मिलते हैं फिर अपनी नेक्स्ट वीडियो में। एंड अगर आपको मेरा कोर्स पसंद आया तो इसे शेयर करना ना भूलें एंड डोंट फॉरगेट टू प्रेस द बेल आइकन so that you can get the notification whenever I upload a new video. Thank you so much. Have a nice day. Bye bye.